तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस यानी कि विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चंस को देखेंगे। ये ऐसे प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये 40% में से 35% बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और दोस्तों, ये क्लास 10 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। मोस्ट विवेक ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जो भी अभ्यर्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले 2024 में, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इसलिए इस क्लास को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग टोटली यहाँ पे 40 मोस्ट VVI ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में ये 35% 100% पूछे जाएंगे। ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद करते हुए जाना है। अगर इसका PDF वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना चाहिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर को नोट डाउन कर सकते हैं। हम अपना नया नंबर देते हैं व्हाट्सएप नंबर। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7033323352। सिंपली आपको इस नंबर को सेव करना है और बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है। और दोस्तों, वेबसाइट पे जो है ना डेली वेबसाइट पे क्या चलती है, टेस्ट चलती है क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का। ठीक है। और यहाँ पे कल हम बात किए थे कि क्रैश कोर्स भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कल दोपहर में 1 बजे क्लास हुई थी और यहाँ पे अभी हम आज दोपहर में भी 1 बजे क्लास ले रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे लगातार सभी क्लास, संपूर्ण क्लास बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास को स्टार्ट किया जाए। फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी यहाँ पे लेटेस्ट वीडियो वगैरह आपको मिले तो उसका नोटिफिकेशन के माध्यम से आप उसे देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके लिए है। तो प्रश्न लेकर आए कि आपको बताना है कि बल का SI मात्रक क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस को भी पढ़ सकते हैं। प्रिय दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है केल्विन या फिर न्यूटन, और ऑप्शन सी है वोल्ट, और ऑप्शन डी है कूलम। तो आपको पता होना चाहिए जो बल होते हैं, जो फोर्स होते हैं ना दोस्तों, इसका SI यूनिट क्या होते हैं, SI मात्रक क्या होते हैं। तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए बल का SI मात्रक क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं। और दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यूटन को हम लोग कैपिटल N के द्वारा सूचित करते हैं। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होते हैं, तो वोल्ट होते हैं। और दोस्तों, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होते हैं, कूलम होते हैं। यानी कि ये सभी चीज को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न ये कराए कि ओजोन का निर्माण होता है, किससे होता है। ठीक, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो ओजोन होते हैं ना दोस्तों, एक प्रकार का क्या होते हैं, लेयर होते, परत होते हैं, जो वायुमंडल में पाए जाते हैं। ठीक है। और दोस्तों, ये जो ओजोन होते हैं ना दोस्तों, ये ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ओजोन का अणुसूत्र जानना आपको अति आवश्यक है। तो दोस्तों, यहाँ पे ओजोन का अणुसूत्र क्या होते हैं, O3 होते हैं। इसलिए यह ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बना होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से, यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना 100% राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से लाइव चैट में या फिर कमेंट सेक्शन में जाके बिल्कुल बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ। अब आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि डीजल का उपयोग होता है। ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा जो डीजल होते हैं, ईंधन होते हैं, इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं वही आपको बताना है। तो भारी वाहन में, रेल इंजन में, विद्युत उत्पादन में, या फिर ए और बी दोनों। तो फ्रेंड, आपको ये पता होना चाहिए जो डीजल होते हैं ना, इसका मुख्य उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, भारी वाहनों में करते हैं, और इनके साथ साथ हम लोग रेल इंजनों में करते हैं। यानी कि ए और बी, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्लास को आपको बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए जाना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न ये कराए कि
जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारण किससे होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो प्रश्न को यहाँ पे आप एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसको एक ही बार में याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारण किससे होता है? तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दे जीन से, या फिर क्रोमोसोम से, या फिर आपका डीएनए से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जीवों में वंशानुगत गुणों का जो निर्धारण होता है ना, वो किससे होता है? जीन से होता है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न ये रहा है कि कौन सा लेंस बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर आप लेंस पढ़े हुए हैं, ठीक है, लेंस में क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, लेंस वास्तव में दो प्रकार के होते हैं। वास्तव में हम बोल रहे हैं एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा दोस्तों, जो ये हो गया आपका कौन सा लेंस होते हैं दोस्तों? उत्तल लेंस होते हैं। उत्तल लेंस क्या होते हैं कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होते हैं। अगर देखा जाए अवतल लेंस तो कुछ इस प्रकार होते हैं। तो इसको दोनों को अच्छी तरीके से पहचान लेते हैं, तो आप जो है ना दोस्तों, आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न तो आपसे नहीं छूटेगा, आप जवाब दे सकते हैं इजीली, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, और ये आपका अवतल लेंस है, ठीक है। तो उत्तल लेंस में क्या होता है कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होते हैं। जो अवतल लेंस होते हैं वो क्या होते हैं कि किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बीच में पतला और किनारों पर मोटा। तो देख सकते हैं बीच में पतला जो है ना दोस्तों, ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है, और किनारों पर क्या है? मोटा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर 20 का जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होते तो कौन सा लेंस होते हैं? वो आपका उत्तल लेंस होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न ये रहा है कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 0 हो तो उसका विलयन कैसा होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पे पीएच वैल्यू में क्या होते हैं कि कोई भी विलयन अगर 0 और 7 के बीच होता है तो वो विलयन क्या होता है? अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस भी विलयन की पीएच का मान अगर 7 हो तो विलयन क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? उदासीन होगा। और दोस्तों जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 से 14 के बीच हो तो विलयन क्या होगा दोस्तों? उदासीन नहीं बल्कि क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 0 और 7 के बीच जो अम्लीय होगा, ठीक है, जो जिस भी विलयन के पीएच का मान 0 और 7 के बीच होता है तो विलयन क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। और यहाँ पे 7 जो होते हैं वो उदासीन होते हैं, और 7 और 14 के बीच जिस भी विलयन के पीएच का मान हो तो विलयन क्या होगा दोस्तों? क्षारीय होगा। इसको आप जो है ना अच्छी तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न, जो कि आपके लिए है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न ये है कि ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कैलोरी, या फिर जूल, या फिर यूनिट, और ऑप्शन डी है वाट। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ऊर्जा जो होती है जिसे हम लोग एनर्जी कहते हैं, इसका जो ऐसा यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जूल होते हैं। और देखिएगा यहाँ पे जूल को हम लोग कैपिटल जे के द्वारा दिखाते हैं, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों विद्युत शक्ति का जो ऐसे मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं? वाट होते हैं, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि घेगा किस समुदाय का प्राणी है? बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया मोलस्का, या फिर एनिलिडा, या फिर इकाइनोडर्माटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जो घेगा होते हैं ना, ये मोलस्का समुदाय का प्राणी होते हैं, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड जो अंगूर होते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। इसका ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं।
अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे कठोर खनिज कौन सा है। ठीक है, तो सबसे कठोर खनिज जो होते हैं ना वो हीरा होते हैं। दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों? हीरा होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा हीरा जो होते हैं ना इसका जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है? 2.42 होते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का वाहक कौन है दोस्तों? हीमोग्लोबिन है, आपको पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं? Hb के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, और दोस्तों रक्त का जो रंग होता है लाल किसके कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन का क्या होते हैं? वाहक होते हैं, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि संसार का सबसे कीमती साधन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा संसार का जो सबसे कीमती संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों खनिज होते हैं, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह फटाफट से आप एक एक क्वेश्चन का आंसर राइट्स यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके बता देना है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों प्रश्न ये रहा है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर पर आई कमी को हम लोग क्या कहेंगे? तो ओजोन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ओजोन छिद्र, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे जो भी बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज़ यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। और इस क्लास को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग टोटली यहाँ पे 40 मोस्ट इंपोर्टेंट बीबी ऑब्जर्व क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लंबाई बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो लंबाई बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है वही आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो जब भी लंबाई बढ़ेगा ना दोस्तों, जो चालक तार होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, उसका जो रेजिस्टेंस होते हैं ना वो क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि बढ़ता है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये प्रतिरोध जो होते हैं ना इसका ऐसे मात्रक क्या होते हैं? ओम होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं यानी कि जो रियल इमेज होती है इसे हम लोग पर्दे पर इजीली प्राप्त कर सकते हैं, उतार सकते हैं। लेकिन जो वर्चुअल इमेज होते हैं यानी कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं इसे हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, बल्कि वास्तविक प्रतिबिंब को केवल हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एक कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, उसे हम लोग आवर्धन कहते हैं। और दोस्तों ये जो आवर्धन होते हैं ना इसका कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होते, यानी कि ये यूनिट लेस होते हैं। ठीक है, मात्रक विहीन राशि होते हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम में अगर इस तरह के इस प्रश्न को घुमा के भी पूछा जाता है कि प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। या फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को भी हम लोग आवर्धन कहते हैं। और दोस्तों ये जो आवर्धन होते हैं ना इसे हम लोग एम के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, एम बराबर क्या होते हैं दोस्तों? v बटा यू होते हैं। और ये किसके इक्वल होते हैं? h1 बटा h2 के इक्वल होते हैं, जहाँ h1 प्रतिबिंब ऊंचाई और h2 हो गया वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, v हो गया दोस्तों वस्तु प्रतिबिंब दूरी और u हो गया वस्तु दूरी। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल लॉ कहते हैं, यानी कि स्नेल का नियम कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो परावर्तन के नियम होते हैं इसके कितने नियम होते हैं? परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन
के भी कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। और दूसरा नियम का नाम क्या होते हैं, स्नेल का नियम होते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट होते हैं दोस्तों, इसे हम लोग म्यू या फिर एन के द्वारा दिखाते हैं। और दोस्तों ये जो होते हैं ना किसके इक्वल होते हैं, म्यू बराबर क्या होते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर होते हैं। ठीक है, यानी कि आपतन कोण की ज्या बट्टे अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होते हैं वो नियतांक होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मुंबई हाई जो है दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए फेमस है, वो आपको बताना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मुंबई हाई जो है दोस्तों ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिए दोस्तों। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से क्लास को लाइक करते हुए जाना है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं ना दोस्तों उसमें हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कि हमारे आँख में जो लेंस होता है दोस्तों वो उत्तल लेंस होता है, और ये सूक्ष्मदर्शी में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। यानी कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी लेंस या दर्पण पर आपतित होती है, ये होगी आपका दोस्तों लेंस, या मतलब यहाँ पे ये क्या हो सकते हैं दोस्तों, चिकना सतह या फिर दर्पण हो सकते हैं। ठीक है, लेंस नहीं हो सकते बल्कि ये चिकना सतह या फिर आपका दर्पण हो सकते हैं। जब भी कोई प्रकाश किरण इस दर्पण पर टकराएगा, मतलब आएगा, आपतित होगा, आपतित होने के बाद फिर ये क्या होगा दोस्तों, फिर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। ठीक है, यानी कि फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, यहाँ पे अगर डिटेल में समझाएंगे तो समझ सकते हैं। ठीक है, पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये तीनों एक ही तल पर होते, एक ही बिंदु पर होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, दूसरा नियम जो होते हैं ना, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण को हम लोग कोण आई के द्वारा दिखाते हैं, परावर्तन कोण को हम लोग कोण आर के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये करा है कि आवर्ती का ऐसे मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो आवर्ती होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हर्ट्ज को हम लोग कैसे दिखाते हैं, HZ के द्वारा दिखाते हैं, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा दोस्तों। जो सूर्य होते हैं यानी कि जो सन होते हैं ना, इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसी होती है वैसे आपको बताना है। तो नाभिक के संलयन से होती है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है दोस्तों, तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस होती है ना, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो कि 78% होती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि आपके लिए यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। यानी कि जो शुद्ध जल होते हैं, जो प्योर वाटर होते हैं, उसका जो पीएच वैल्यू होते हैं ना दोस्तों, वो क्या होते हैं, 7 होते हैं, क्योंकि वो उदासीन होते हैं। इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो जल संग्रह होते हैं ना दोस्तों, वो क्या होते हैं, महासागर होते हैं, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
MBBI। एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चंस को याद करते हुए जाना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन होते हैं जो इसके लिए उपयोग किया जाता है फल पकाने वाला। ठीक है, तो फ्रेंड फल पकाने वाला जो हार्मोन होते हैं वो आपका क्या होते हैं, इथिलीन होते हैं, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करते हुए जाना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 27वां प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या करा है कि अनुकुंचन गति किस पौधे में होता है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों अनुकुंचन जो गति होते हैं ना वो किस पौधे में होते हैं, तो छुई मुई के पौधे में होते हैं, जो कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ये से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे इसको पढ़े हुए हैं, अगर आप पढ़े हुए तो इसका आंसर इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ जो छड़ होते हैं वो मुड़ा हुआ प्रतीत होते हैं किसके कारण से, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से मुड़ा हुआ प्रतीत होते हैं, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी एनर्जी का उदाहरण कौन नहीं है वही आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट से बता सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो सूरज है ना दोस्तों, सौर ऊर्जा, ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इनके अलावा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, लेकिन ये सौर ऊर्जा ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो पेड़ पौधों की उम्र का जो पता लगाया जाता है ना किसके द्वारा की मतलब कैसे लगाया जाता है वही आपको बताना है। तो वार्षिक वलयों को गिन करके पता लगाया जाता है। ठीक है, आप फटाफट से एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ठीक है, इसका बी वाला ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या करा है कि प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पीएच स्केल पर 14 जो है ना दोस्तों ये क्या प्रदर्शित करता है, जो विलियन होते हैं ना वो अधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आभूषण बनाने वाला सोना जो होते हैं ना दोस्तों वो कितना कैरेट के होते हैं, तो ये 22 कैरेट के होते हैं, जो कि शुद्ध सोना नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रश्न ये करा है कि लाल गुलाब हरे प्रकाश में कैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो लाल प्रकाश जो होते हैं ना ये हरे प्रकाश में कैसे दिखाई देते हैं वही आपको बताना है। तो काला दिखाई देते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि डेनमार्क को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो डेनमार्क होते हैं ना दोस्तों इसे हम लोग क्या कहते हैं वही आपको बताना है। तो उद्योगों का देश या फिर खनिजों का देश या फिर पवन चक्कियों का देश या फिर जल विद्युत का देश। ठीक है, तो डेनमार्क जो होते हैं ना इसे हम लोग क्या कहते हैं वही आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पवन चक्कियों का देश कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। तो यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे श्वेत क्रांति का जो संबंध है ना दोस्तों वो किससे वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कागज से या फिर कपास से या फिर चीनी से या फिर दूध से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये श्वेत क्रांति का जो संबंध है ना दोस्तों ये किससे वही आपको बताना है। तो ये दूध से, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हरित क्रांति का संबंध किससे होते हैं, गेहूं से होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे 36वां प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली की इस्त्री में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा बिजली का इस्त्री जो होती है दोस्तों इसमें हम लोग जो है ना किस धातु का उपयोग करते हैं, तो इसमें हम लोग नाइक्रोम धातु का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये जो इस्त्री होते हैं ना दोस्तों ये हीटिंग एलिमेंट है, और जितने भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं ना दोस्तों उसमें हम लोग नाइक्रोम एलिमेंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस शोषण, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि किस शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या लगता है। आप कमेंट सेक्शन में जाके एक एक क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, क्या होगा फटाफट से बता सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया ऑक्सी शोषण, या फिर अनऑक्सी शोषण, या फिर किण्वन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो मतलब किस शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो आपको पता होना चाहिए जो ऑक्सी शोषण होती है ना, इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 1 ग्राम सोना से लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे 1 ग्राम सोना से जो ना दोस्तों हम लोग कितना लंबा तार खींच सकते हैं। अगर यहाँ पे आप 1 ग्राम सोना ले लेते हैं ना, तो इससे आप लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका देख सकते हो ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं ना दोस्तों, इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं वही आपको बताना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड कहाँ पे सबसे ज़्यादा होते वैल्यू इसका, तो ध्रुवों पर होते जो पोल्स होते हैं ना, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। और लास्ट नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो दृष्टिप्रास कहते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग टोटली साइंस का यहाँ पे 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट MBBI MCQ क्वेश्चंस को देख चुके हैं, जिनमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, और दोस्तों फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में जाके अभी बताइए कि 40% में से आपको पहले से कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब आपको इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके बता देना है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी जो भी बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए ना, तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा और यहाँ पे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को भी नोट कर सकते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं और एक बार बता देते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7033323352। इस नंबर को आपको क्या करना है, सेव करना है और आपको बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। अभी के लिए दोस्तों थैंक यू।